हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी का अपनी जो कविता है उषा कविता, शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना है उषा कविता, इसकी सप्रसंग व्याख्या हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं उषा कविता की सप्रसंग व्याख्या। पहले मैं टेक्स्ट को पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में इसके कठिन शब्दार्थों के साथ में हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में एक सप्रसंग व्याख्या का प्रश्न जो है वो पूछा जाता है कि निम्नलिखित गद्यांश या निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो गद्य जो पद्य भाग है उसकी व्याख्या कैसे करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहला पद दिया हुआ है, पद है कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो अब समझिए क्या हुआ कि कवि शमशेर बहादुर सिंह कल्पना कर रहे हैं प्रातः काल का जो है वो आकाश, जो उस समय का जो दृश्य होता है आसमान का, उसका वर्णन करते हुए कवि, क्योंकि लगातार परिवर्तन हो रहे हैं उस आसमान में, लगातार परिवर्तन हो रहे हैं और अभी सुबह होनी है, तो सुबह से पहले पल पल होते हुए परिवर्तन की कल्पना, परिवर्तन होते हुए परिवर्तन को देखते हुए कवि जो है वो आसमान में विभिन्न कल्पनाएं करता है और वो यहाँ पे चीजें हमें दिखाता है। तो कवि क्या कह रहा है कि प्रातः नभ था बहुत नीला, प्रातःकालीन आकाश की, प्रातः का मतलब होता है कि सूर्योदय से पहले का समय है ना, प्रातः काल। तो प्रातः काल, तो प्रातः काल मतलब सूर्योदय से पहले का जो समय था, उस समय का नभ का मतलब होता है आकाश। तो उस समय का आकाश जो था बहुत नीला, तो यहाँ पे आसमान जो है वो नीलापन लिए हुए है। अभी आसमान जो है उसका कलर कैसा है, नीलापन लिए हुए है। देखो उससे पहले हमने अलग अलग कवियों की कविताएं पढ़ी, जैसे हमने पतंग कविता पढ़ी थी, पतंग कविता आलोक धनवा साहब की। तो वहाँ पे कवि जो है ना वो क्या करता है कि आकाश को लाल बताता है सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। और भी हम कई सारे कवियों की अलग अलग कविताएं पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो है वो कवि अपनी कल्पना के हिसाब से अलग अलग आसमान का वर्णन करता है। तो उस समय तो कवि ने खरगोश की आंखों के जैसा आसमान बताया था, लाल आसमान बताया था, लेकिन उषा कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह आसमान को, आकाश को नीला बताते हैं। बच्चों ध्यान रखना, कहीं आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे लाल है और यहाँ पे नीला है। तो कवि ने आकाश को, अगर प्रश्न बनता है कि उषा कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने आकाश को, प्रातःकालीन नभ को कैसा बताया है, तो कवि ने यहाँ पे प्रातःकालीन नभ को नीला बताया है। और नीला किसके समान, शंख जैसे। तो यहाँ पे जो शंख होता है ना, आपने शंख देखा होगा भगवान शिव जी के मंदिर में जो शंख बजाया जाता है, तो उस शंख के समान यहाँ पे आसमान को नीला बताया है। क्योंकि जैसे पतंग कविता में खरगोश की आंखों जैसा लाल बताया है, लेकिन यहाँ पर शंख के समान बताया है उषा कविता में। तो तुलना किससे की है, तो शंख से की है। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। कौन सा नभ, भोर का नभ है ना। कौन से नभ यानी आसमान, नभ यानी आकाश। कौन से आकाश की बात हो रही है, मतलब आकाश तो एक ही है, लेकिन किस समय के आसमान की बात हो रही है, तो भोर के नभ की। भोर का मतलब होता है सूर्योदय से पहले का जो आसमान है, नहीं, सूर्योदय से पहले का जो समय है वो भोर कहा गया है। तो भोर का नभ जो है, भोर का आकाश जो है वो शंख के समान नीला दिखाई दे रहा है। कभी कल्पना कर रहा है, सोचिए अभी सूर्योदय होना है, उससे पहले राख से लिपा हुआ चौका, और तुलना कर रहा है किसके समान दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि चौका होता है ना, चूल्हा, मतलब रसोई घर में चूल्हा। जैसे आप प्राचीन काल की रसोईयाँ याद करिए, वर्तमान की नहीं। आजकल तो सारा सीमेंटेड और मार्बल से, टाइल से जो है वो बिल्कुल सुसज्जित बना हुआ होता है, लेकिन प्राचीन कालीन आप रसोई की आपको याद करिए, वहाँ पे क्या होता था कि खाना बनाने के बाद में उस जगह को पवित्र कर दिया जाता था लीप पोत करके। तो ऐसे जैसे राख जो चूल्हे में राख होती है, लकड़ी जलाने के बाद में जो राख होती है, उस राख से लिपा हुआ। क्योंकि अभी सुबह का जो समय है, आसमान मतलब कुछ ऐसा थोड़ा सा वाष्प लिए हुए था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मान लीजिए चौका लगाया गया हो, है ना, उस पे जो राख से चौका लगाया है, तो अभी चौका जब लगाया जाता है तो कैसे गीला गीला दिखाई देता है। तो ऐसा जो है वो आसमान दिखाई दे रहा था, अभी गीला पड़ा है। क्यों, क्योंकि अभी अभी जो है वो चौका लगाया है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे इस कविता की जो हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो यहाँ पे 3 चीजें लिखी जाती है सप्रसंग व्याख्या में। वैसे तो 4 चीजें लिखनी है आपको, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। संदर्भ में 2 चीजें लिखी जाती है, कवि का नाम और उस कविता का नाम लिखा जाता है कि ये पंक्तियां जो है वो किस कवि के किस रचना से ली गई हैं। उसके बाद में जो संदर्भ के बाद फिर प्रसंग लिखना आपको दूसरे नंबर पे। प्रसंग में आपको संक्षिप्त में 1 या 1.5 या 2 लाइन में बताना है कि कवि इसमें क्या बताना चाहता है सारांश रूप में, और फिर हमें
करनी है व्याख्या, और फिर अंत में विशेष लिखते हैं तो वहाँ पे हमें 3 या 4 पॉइंट में खास जो चीज़ें होती है उस पद में आई हुई वो सारी चीज़ें बतानी है। तो देखो पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे संदर्भ, और संदर्भ में आपको लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा से लिया गया है या उषा से उद्धृत है। दूसरे में लिखेंगे कि कवि ने इसमें क्या किया बच्चों, हमें ने जो पढ़ा ना, तो कवि इसमें क्या कर रहा है, कवि इसमें भोर के आसमान में भोर के आसमान का वर्णन कर रहा है कि भोर का आसमान कैसा है। तो भोर के समय का अनूठा शब्द चित्र अंकित जो है वो कवि ने किया है। देखो व्याख्या करेंगे, क्या कहता है कवि, कि कवि कहता है कि सवेरे के झटपटे में आकाश बहुत नीले शंख जैसा दिखाई देता है। आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। किसके समान नीला, शंख के समान नीला दिखाई देता है। वह ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी ने अपने रसोई घर के फर्श को राख से लीप दिया हो, है ना, रसोई बनाने के बाद जैसे उसे लीपा हो और अभी गीला है वैसा आसमान दिखाई दे रहा है। कुछ समय पूर्व ही लिपने के कारण वह अभी तक गीला पड़ा है। झटपटे में प्रकाश की कमी से नीला आकाश कुछ काला सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी उजाला नहीं हुआ है, अभी रोशनी नहीं आई है सूर्य की, तो हल्का नीलापन लिए हुए, हल्का कालापन लिए हुए आसमान जो है वो बच्चों दिखाई देता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे दूसरे, यहाँ पे अपन विशेष में देखेंगे। तो विशेष में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, पॉइंट आप एक लगा करके लिखेंगे कि कवि ने प्रातः काल के दृश्य को एक घरेलू बिंब शब्द चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया है। बिंब क्या होता है, इसको हम पूर्व की कविताओं में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। मतलब कि ऐसी कल्पना की जाती है, कल्पना करके एक शब्द चित्र प्रस्तुत किया जाता है कि हमारे सामने वो पूरा का पूरा दृश्य उपस्थित हो जाता है, उसे शब्द चित्र कहते हैं। अगला है कि प्रातः काल के आकाश के लिए कवि द्वारा रंगों का चुनाव वास्तविकता के निकट है, जैसे कि राख से लीपना, नीला, शंख के समान, तो ये एक ऐसा हकीकत के नज़दीक दिखाई देता है। नेक्स्ट लिखना है कि कवि की दी गई उपमाएं नए प्रयोग हैं। अब ये वैसे भी हमने पहले पढ़ा था, जब कवि परिचय हमने देखा तो ये प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं और ये कविताओं में नए नए प्रयोग करते हैं। आगे लिखना आपको कि आकाश को नीले शंख जैसा और राख से लीपा चौका बताने में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है, और भाषा बिल्कुल सरल और शैली जो है वो बिंब प्रधान है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं दूसरे पद की तरफ, और हमारा दूसरा पद है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से धुल गई हो। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक पर मल दी हो किसी ने। अब देखो कवि फिर वो उस आसमान में हो रहे परिवर्तन को अगले अपनी कल्पना के माध्यम से व्यक्त करता है कि जैसे सिल होती है ना, सिल आपने देखा होगा जिसमें अपन मसाला कूटने के काम में जो ली जाती है, तो उसमें क्या होता है कि अगर साफ उसे धोते नहीं है तो किनारे किनारे पर थोड़ा सा जम जाता है। तो अभी आसमान में हल्का हल्का कहीं लालिमा लिए हुए जैसे केसर के समान जो है वो चीज़ें दिखाई दे रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने लाल केसर से उसे धो दिया हो, और फिर स्लेट पर या लाल खड़िया चाक पर मल दी हो किसी ने। देखो यहाँ पे अपन वर्णन करेंगे इसका कि पहले तो वही हमें लिखना है संदर्भ, उसके बाद प्रसंग, और फिर उसके बाद हम करेंगे व्याख्या। तो संदर्भ में तो वही लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक जो है आरोह भाग 2 में संकलित कवि शमशेर बहादुर सिंह की रचना उषा से ली गई है। और फिर अपन लिखेंगे प्रसंग में कि कवि अनूठे उपमानों से प्रातः काल के आकाश का शब्द चित्र जो है वो प्रस्तुत कर रहा है। अब देखो यहाँ पे व्याख्या करेंगे कि सवेरे के झुटपुटे के कारण प्रकाश की कमी से नीला आकाश कुछ काला सा दिखाई देने लगा है, और उषा की लालिमा उस पर पड़कर सुंदर दृश्य उपस्थित कर रही है। अब सूर्योदय जैसे जैसे हो रहा है तो थोड़ी थोड़ी लालिमा जो है वो आ रही है, और यहाँ पर कवि उसे केसर के साथ तुलना कर रहा है। तो ध्यान रखना यहाँ पे केसर से तुलना कर रहा है कवि। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत काली सिल पर लाल केसर पिस करके धुल गई हो। यह आकाश काली सिल है, काली सिल मतलब जहाँ पे जिसमें मसाला कूटा जा रहा है, तो
वो जो काली सील है उसमें जब जैसे मसाला कूटते हैं तो किनारे पे लाल लाल जम जाता है, तो काली सील है। तथा उषा की जो लालिमा है उसे केसर बताया गया है यहाँ पे। यह दृश्य ऐसा लग रहा है जैसे काली स्लेट पर किसी ने लाल रंग की चाक मल दी हो। जैसे मान लो स्लेट होती है बच्चों को जो पढ़ाते हैं ब्लैक कलर की, उस पर अगर किसी ने लाल कलर जो है वो रंग दिया हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो काली स्लेट आकाश तथा लाल चाक उषा की लालिमा को व्यंजित करते हैं। अब हम देखेंगे विशेष, और विशेष में बच्चों आप लिखना है कि आकाश के लिए काली सिल तथा स्लेट जो है वो अनूठे और सटीक उपमान है। नीले आकाश में उषा की हल्की लालिमा के दृश्य को अंकित करने के लिए लाल केसर से धुला हुआ होना और लाल खड़िया मल देना जो है वो घरेलू बिंब है। भाषा सरल है और वर्णन शैली बिंब प्रदान है, और काव्यांश में प्रयोगवादी काव्य की झलक मिलती है क्योंकि कवि ने नए नए प्रयोग जो है वो इस कविता में किए हैं। हमारा अगला जो पद है, अंतिम जो हमारा पद है बच्चों वो ये है कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, क्योंकि अब सूर्योदय हो रहा है। तो देखो अब लगातार जो पल पल जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को बताते हुए कवि क्या कह रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे सूर्योदय ऊपर चढ़ने लगा है, धीरे धीरे सूर्योदय होने लगा है, सूर्य ऊपर चढ़ने लगा है। तो कवि क्या कहता है कि ये जो नीला आसमान था, इस नीले आसमान में ऐसा लग रहा है जैसे मान लीजिए नीले जल में, है ना, नीले कलर के जल में किसी की गोर मैंने गोरी, देह मैंने शरीर झिल मिल रहा हो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी का शरीर जो है वो उस नीले जल में झिल मिल रहा हो या जैसे हिल रही है। और फिर अचानक से ये जादू टूटता है, अचानक से ये सारी चीज़ें गायब हो जाती है। क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि अब सूर्योदय हो गया है। तो सूर्योदय होने के साथ ये सारी चीज़ें जो है वो समाप्त हो जाती है। बच्चों यहाँ से प्रश्न बनता है कि उषा का ये जादू कब टूटता है? तो उषा का ये जादू उस समय टूटता है जब सूर्योदय हो जाता है। तो सूर्योदय होने के बाद में जो अभी तक जो दृश्य दिखाई दे रहा था वो सब कुछ गायब हो जाता है। आगे यहाँ पे आप हम देखेंगे व्याख्या संदर्भ में वही देखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश जो है वो हमारी पाठ्य पुस्तक जो है आरोह भाग 2 में संकलित कवि शमशेर बहादुर सिंह की रचना उषा से संकलित है, उषा से उद्धृत है। इस अंश में कवि सूर्य के निकलने से पहले नीले आकाश में छा रहे सोनले प्रकाश के दृश्य का वर्णन कर रहा है। और व्याख्या में हम लिखेंगे कि भौर के नीले आकाश पर उषा की हल्की लालिमा पड़ रही है। ठीक है ना, भौर का जो आसमान था वहां पे धीरे धीरे सूर्य ऊपर आ चुका है, इसलिए हल्की हल्की लालिमा दिखाई देती है। वह ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे नीले पानी में किसी सुंदरी का गोरा झिलमिलाता हुआ शरीर जो है जैसे हिल रहा हो। सूर्य उदय होते ही उषा कालीन जो ये जादू भरा दृश्य था ये समाप्त हो जाता है, अर्थात सूर्य का प्रकाश फैलने से उषा का हर क्षण परिवर्तित होने वाला रंग बिरंगा जो दृश्य हमें दिखाई देता था वो दृश्य बंद हो जाता है। बच्चों इसी के साथ हम यहाँ पे देखेंगे विशेष, और विशेष के साथ हमारा ये वाली जो है वो रचना कंप्लीट होती है। तो विशेष में आप लिखेंगे कि कवि ने नीले आकाश का नीला सरोवर और सूर्योदय से पूर्व सूर्य की किरणों से उत्पन्न पीली या सुनहली आभा को एक गौरी रमणी की जल में झिलमिल करती देह के रूप में जो है वो प्रस्तुत किया है। लग रहा है कि सूर्योदय के समय भी पीली ज्योति रूपी सुंदरी नीले आकाश रूपी जल में स्नान कर रही है, उसकी झिलमिलाती गोरी देह जल के साथ हिलती हुई प्रतीत हो रही है। बिंब विधान अद्भुत और मनमोहक है, भाषा सरल है, शब्दों का चयन विषय के अनुकूल है, और वर्णन शैली में कवि की शब्द चित्र अंकित करने की कुशलता प्रमाणित होती है। तो ये जो बच्चों हमने कंप्लीट यहाँ पे ये जो अपना चैप्टर पढ़ा है, और इस चैप्टर में इसकी जो ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को, इसके नोट्स को और इसके पीडीएफ, ये नोट्स, एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स, ऑनलाइन टेस्ट, लाइव क्लासेस सब कुछ आपको हमारे ऐप में मिलेगी। हमारा ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज नाम से, एजुकेशन राइज। ये जो हमारा ऐप है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।